नमस्कार। हमारा संविधान के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि संविधान में प्रेसिडेंट को लेकर क्या क्या अलग प्रावधान हैं और आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है और यदि हाँ तो इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, आज के इस वीडियो के लिए एक संवैधानिक शब्द जानना और समझना जरूरी है जो कि है इम्पीचमेंट या जिसे हिंदी में कहेंगे महाअभियोग। देखिए, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना कोई सरल बात नहीं है। तो क्या प्रक्रिया दी गई है संविधान में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है और किस प्रकार से हटाया जा सकता है। हमेशा की तरह देखते हैं पहले संविधान का प्रोविजन और फिर उसको समझाने की कोशिश करूंगी। आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या महाअभियोग की। आर्टिकल 61 सेज प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने की क्या प्रक्रिया है। आर्टिकल 61 सब क्लॉज 1, व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस शब्द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 61 सब क्लॉज 1 हमें दो महत्वपूर्ण चीजें बता रहा है। पहला ये कि प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड या किस बिना पे हटाया जा सकता है, तो उसका रीजन दिया गया है फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी भी प्रकार से यदि संविधान का उल्लंघन होता है तो उस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा क्या करेंगे कि जिससे संविधान का उल्लंघन माना जाए, ये बड़ा सवाल है और इस पर आर्टिकल 61 या संविधान कुछ नहीं कहता। तो कहीं ना कहीं ये इंटरप्रिटेशन का मुद्दा बनता है कि किस कृत्य को, किस एक्ट को वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। लेकिन ये ग्राउंड समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वीडियो के बाद में जब मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे ये पूरे इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स या महाअभियोग का जो प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बड़ा या वेग ग्राउंड नहीं दिया है जैसे कि भारत के संविधान में दिया गया है, नेमली द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात, दैट द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो एक महत्वपूर्ण बात यहां समझने वाली ये कि प्रेसिडेंट के खिलाफ महाअभियोग लाने का अधिकार दोनों हाउसेस के पास है, लोकसभा के पास भी और राज्यसभा के पास भी। तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लोकसभा में भी शुरू हो सकती हैं और राज्यसभा में भी शुरू हो सकती हैं। दूसरा, आर्टिकल 61 सब क्लॉज 2 सेज नो सच चार्ज शैल बी प्रेफर्ड अनलेस, कोई भी ऐसा चार्ज तब तक प्रेफर नहीं किया जाएगा जब तक कि क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या शर्तें। A, the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved at least by giving 14 days notice in writing, signed by not less than 1/4 of the total number of members of the House and has been given of their intention to move the resolution। देखिए, कुछ कुछ शर्तें हैं, मतलब महाअभियोग लाने के लिए किन किन कंडीशंस का पालन करना होगा। तो आर्टिकल 61 सब क्लॉज 2 का ए भाग हमें बता रहा है कि पहली चीज वो लोकसभा में शुरू हो या राज्यसभा में 14 दिन का नोटिस देने की आवश्यकता है। मतलब महाअभियोग पे, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स पे जब वोट होगा उसके पहले उस हाउस में जहां पे इसको शुरुआत की गई है उनके मेंबर्स को पहले आपको ये बताना पड़ेगा, 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई हैं और उस पर वोट किया जाएगा। और दूसरी बात, ये रेजोल्यूशन कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति नहीं पास कर सकते, इसकी संख्या निर्धारित है और वो संख्या क्या है, नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो यदि हम राज्यसभा की बात करें तो लगभग 50 लोग जो हैं उन्हें साइन करना पड़ेगा और लोकसभा की बात करें तो लगभग जो है 100 लोगों को उस पर साइन करना पड़ेगा। तो यदि लोकसभा में रेजोल्यूशन या इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू की जाती हैं तो लोकसभा के कम से कम 1/4 मेंबर जब तक रेजोल्यूशन पे साइन करके 14 दिन का नोटिस नहीं देते तब तक लोकसभा में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स पे वोट नहीं किया जाएगा। B, such resolution has been passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house। मतलब रेजोल्यूशन लाने के लिए 1/4 सिग्नेचर और 14 दिन का नोटिस, और इसे पास करने के लिए टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस के 2/3 मेंबर्स का वोट। अब मानिएगा लोकसभा में भी शुरू होता है और लोकसभा के 1/4 मेंबर ने रेजोल्यूशन साइन किया,
14 डेज का नोटिस दिया। लोकसभा में जिस दिन इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स पे पहले वोट किया जाएगा, वोट वाले दिन लोकसभा के टोटल 2/3 मेंबर्स, 2/3 वोट यदि रेजोल्यूशन के फेवर में पड़ेंगे तो ये माना जाएगा कि लोकसभा ने इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स के रेजोल्यूशन को पास कर दिया। अब ये राज्यसभा के साथ भी हो सकता है कि राज्यसभा के 1/4 मेंबर रेजोल्यूशन पास पहले उसको मूव करें और उसके बाद 14 दिन के नोटिस के बाद 2/3 वोटों के साथ राज्यसभा में ये पास हो। किसी भी एक हाउस में पास होने के बाद दूसरे हाउस को क्या करना है ये देखते हैं अगले प्रोविजन में। So, when a charge has been so preferred by either house of parliament, जब इस प्रकार का कोई चार्ज किसी एक पार्लियामेंट के संसद के किसी एक हाउस ने शुरू किया, the other house shall, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, shall investigate the charge or cause the charge to be investigated, and the president shall have the right to appear and to be represented at such investigation। देखिए, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को थोड़ा सा और मुश्किल बनाने के लिए, ताकि पॉलिटिकल रीजन से आसानी से प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जा सके, इसके लिए आर्टिकल 61 सब क्लॉज 3 कहता है कि यदि लोकसभा में इस प्रकार का कोई रेजोल्यूशन शुरू हुआ, 2/3 मेंबर्स ने उसको पास किया, तो राज्यसभा जिस भी हाउस में शुरू नहीं हुआ है उसका दूसरा हाउस जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेगा। इन्वेस्टिगेशन किसके थ्रू हो सकता है? देखिए, हाउस खुद अपनी कमेटी बना के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या कोर्ट से, किसी ट्राइब्यूनल से, या कोई अलग से स्पेशल कमेटी बना के। संविधान ये नहीं कहता कि किसके द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा, यदि लोकसभा में शुरू हुआ है तो राज्यसभा की जिम्मेदारी रहेगी कि इस पूरे जो रेजोल्यूशन है और जो रीज़न दिए गए हैं कि क्यों प्रेसिडेंट ने किस प्रकार से संविधान का उल्लंघन किया, जो भी चार्ज है उनके ऊपर, उसे दूसरे हाउस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि राज्यसभा में शुरू हुआ है तो लोकसभा को एक कमेटी बनाकर या किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल की मदद से इस पूरे चार्ज को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। आर्टिकल 61 सब क्लॉज 4 रीड्स, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन के बाद if a resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the president has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the president from his office as from the date on which the resolution is so passed। मतलब एक हाउस ने जहां पे शुरू हुआ, 14 दिन का नोटिस दिया, 1/4 मेंबर्स ने साइन किया, दूसरे हाउस ने फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद यदि दूसरे हाउस के मेंबर्स ने भी 2/3 वोटों से उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया, तो सेकंड हाउस जिस दिन 2/3 वोट के साथ उसे पास करेगा, उस दिन से ये माना जाएगा कि प्रेसिडेंट जो है उनका इम्पीचमेंट संपन्न हुआ या हो गया या कंप्लीट हुआ। अब देखिए, ये बात समझना ज़रूरी है कि भारत के अभी तक के इतिहास में किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच नहीं किया गया है। अब मैंने आपको बोला कि इम्पीचमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन संविधान से भारत के संविधान में लिया गया। तो जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि अमेरिकन संविधान में क्या प्रावधान है इम्पीचमेंट को लेकर। पहले भाषा और अमेरिका में किन किन प्रेसिडेंट्स के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट आया, फिर उसकी कहानी भी आपके साथ साझा करूंगी। देखिए, आर्टिकल 2 सेक्शन 4 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन says that president can be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery और other high crimes and misdemeanors। तो पहली बात नोटिस करने वाली ये कि जहां एक और अमेरिकन संविधान में जो ग्राउंड दिए गए हैं जिनकी बेसिस पर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को हटाया जा सकता है, वो क्या है? पहला ट्रीजन, दूसरा ब्राइबरी, तीसरा अदर हाई क्राइम्स, ये थोड़ा सा बड़ा कैटेगरी है, और चौथा मिसडिमीनर। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये भी तो बहुत वेल डिफाइंड नहीं है, ये बात सही है, लेकिन ये 4 की जगह हमारे संविधान में हमने ग्राउंड डाला वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यादा बड़ा ग्राउंड कि किसी भी प्रकार से संविधान के उल्लंघन पर किसी भी कारण से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। दूसरी बात, आर्टिकल 1 सेक्शन 3 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, all impeachments are tried solely by the Senate, upper house, and when the president is being impeached, the chief justice of the Supreme Court is to preside। देखिए, वहाँ पर भी जो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स तो ला सकते हैं, लेकिन इसकी जो ट्रायल चलेगी अमेरिकन संविधान के अनुसार वो केवल और केवल
अपर हाउस में चलेगी। हमने देखा कि इंडिया में लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी स्टार्ट हो सकता है और दूसरा हाउस इसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन अमेरिकन संविधान के हिसाब से केवल सेनेट में जो उनका अपर हाउस है, जो हमारे उनके राज्यसभा के लगभग जैसा सेम जैसा है, ऑफ कोर्स वहां पे अपर हाउस का जो मेंबरशिप होता है वो डिफरेंट होता है, उसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से केवल उनके सेनेट या अपर हाउस में ही प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के लिए ट्रायल हो सकती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका में प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट ट्रायल के लिए द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज टू प्रिसाइड। भारत में चीफ जस्टिस ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब जैसे कि हमने देखा कि कोई एक हाउस जब इन्वेस्टिगेट करता है चार्ज को, तो उस कमिटी में यूजुअली जो है वो मेंबर्स ऑफ जुडिशरी रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहें। उसमें हाई कोर्ट के जो कोई जज हैं वो भी रह सकते हैं, और कोई ऐसे मेंबर जिनको स्पीकर यदि लोकसभा में इन्वेस्टिगेशन चार्ज हो रहा है या राज्यसभा में यदि अध्यक्ष कर रहे हैं चेयरपर्सन, तो वो अपने हिसाब से ये कमेटी फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्हें प्रिसाइड करना होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट ट्रायल पे। क्या आप जानते हैं कि 1868 में पहली बार अमेरिका में किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ में महाअभियोग या इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स लाई गई? कौन थे ये महानुभव? जी, ये थे एंड्रयू जॉनसन। इनकी छोटी सी आपको जल्दी से कहानी बताती हूँ कि क्या हुआ वहाँ पर। देखिए, एंड्रयू जॉनसन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ होने के बाद एंड्रयू जॉनसन ने उनको सक्सीड किया। एंड्रयू जॉनसन जो थे वो एक प्रो यूनियन उनकी विचारधारा थी, मतलब वो चाहते थे कि सारे राज्य जो हैं वो आपस में मिलें, और अमेरिका जो है वो अभी अभी सिविल वॉर से निकला था। लेकिन इसके बावजूद भी एंड्रयू जॉनसन अमेरिकन कांग्रेस के साथ कई बार उनकी जो है वो क्लैशेस हुए, भिड़ंत हुई, अलग अलग मुद्दों पे उनके विचार नहीं मिले। मामला आके अटका जब एंड्रयू जॉनसन ने वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं स्टैंटन, उनको हटा दिया गया। तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने एक महाअभियोग लेकर आए और ये कहा कि देखिए, अमेरिका में जो एक एक्ट है, टेन्योर ऑफ ऑफिस एक्ट, उसके अनुसार प्रेसिडेंट जो है वो इस प्रकार से सेक्रेटरी ऑफ वॉर को नहीं हटा सकते। लेकिन जो आम लोगों के बीच में फीलिंग थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, एक पॉलिटिकल कारण के कारण, क्योंकि कांग्रेस और प्रेसिडेंट की नहीं बन रही है, इसलिए उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो लाया गया। खैर, जब वोटिंग हुआ, ट्रायल हुआ, तो एंड्रयू जॉनसन जो हैं वो जीत गए और बाद में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी प्रोसेस को असंवैधानिक भी बताया। लेकिन इसके बाद एक तरीके से ये एक्सपीरियंस सीखा अमेरिका ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट्स के जो इम्पीचमेंट हों वो केवल पॉलिटिकल हों। जो ग्राउंड्स दिए गए हैं कि क्या मिसडिमीनर है, क्या किसी प्रकार की ब्राइबरी का मामला है, कोई अदर हाई क्राइम्स की डेफिनेशन का यदि कोई मामला है, या ट्रीजन, तो ही प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हो। और इसके बाद जो दूसरे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जिनके खिलाफ में महाभियोग चलाया गया वो थे, जी हाँ, बिल क्लिंटन। देखिए, बिल क्लिंटन की बात काफ़ी आप में से लोग जानते होंगे। 1998 में व्हाइट हाउस इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ जब उनके सेक्सुअल रिलेशंस जो है वो जगजाहिर हुए, तो कई लोगों ने ये कहा कि उनके ऊपर इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स चलाई जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने परजुरी करी, मतलब उन्होंने ओथ लेते लेते समय ये झूठ कहा कि उनके किसी प्रकार से संबंध नहीं थे। और इसी प्रकार से बिल क्लिंटन के ऊपर भी इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स चलाया गया, लेकिन उनके खिलाफ में भी ये सक्सीड नहीं हुआ, क्योंकि कई सारे लोगों ने वहाँ पे ये कहा वोट करते समय कि उन्होंने जो किया वो गलत तो किया, लेकिन जो ग्राउंड्स दिए गए हैं अमेरिकन संविधान में, अदर हाई क्राइम्स या मिसडिमीनर, ये उसकी परिभाषा में नहीं आता। तो एक व्यक्ति के रूप में, एक प्रेसिडेंट के रूप में कहीं ना कहीं उनसे गलती ज़रूर हुई है, लेकिन वो गलती इस प्रकार की नहीं है कि उसके बेसिस पर उनको संवैधानिक तौर पर इम्पीच किया जाए या उनके खिलाफ में महाअभियोग चलाया जाए। और खैर, सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिनके ऊपर एक बार नहीं जबकि दो बार महाअभियोग चलाया गया।
देखिए, उनके ऊपर 2019 में जब इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स लाई गई तो उनके ऊपर चार्ज था अब्यूज ऑफ पावर एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कांग्रेस। कई सारी चीजें कही गई, ये भी कहा गया कि उन्होंने यूक्रेनियन सरकार से बात करी और एक ऐसी एनर्जी कंपनी जिसमें जो बिडेन के बेटे जो हैं वो इन्वॉल्व थे, यूक्रेनियन सरकार से कहा कि उस कंपनी की कहीं ना कहीं जांच पड़ताल की जाए। मतलब एक प्रकार से अपने प्रेसिडेंट ऑफिस का पॉलिटिकल रीजंस के कारण अब्यूज किया और एक सरकार को एक तरह से मजबूर करने की कोशिश करी कि वो किसी पर्टिकुलर कंपनी विशेष की जांच पड़ताल करें। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स लगाया गया लेकिन सक्सीड नहीं हुआ। तो कुल मिला के इस वीडियो से जो दो खास बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं वो ये कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स हैं वो दी गई हैं और उनको मुश्किल बनाया गया है ताकि कोई भी सरकार आसानी से प्रेसिडेंट को हटा ना पाए। लेकिन इसके साथ साथ यदि प्रेसिडेंट अपने ऑफिस का अब्यूज करते हैं किसी प्रकार से तो उनको हटाया जा सके, इसका भी प्रावधान संविधान में किया गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाए, क्या आपको ये बात समझ में आई? जाते जाते मैं जल्दी से आपके सामने एक टेबल रख देती हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट में क्या अंतर है। पहला अंतर, ग्राउंड। भारतीय संविधान में जो ग्राउंड दिया गया है इंपीचमेंट के लिए वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड दिया गया है वो है ट्रीशन, ब्राइबरी, अदर हाई क्राइम्स और मिसडिमीनर। भारत में दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में जो ट्रायल होती है वो केवल और केवल सेनेट के द्वारा होती है। तीसरा, भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जुडिशरी का अलग से कोई रोल इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स में नहीं इंक्लूड किया गया, लेकिन जो चार्ज इन्वेस्टिगेट होना है दूसरे हाउस से उसमें जुडिशरी के मेंबर्स रह सकते हैं। लेकिन अमेरिकन संविधान में लिख दिया गया कि जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ही और शी विल प्रिसाइड, वो प्रिसाइड करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स पे। और आखिरी बात कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही रेजोल्यूशन जो है वो 2/3 वोटों से पास होना चाहिए, लेकिन अमेरिकन संविधान में 2/3 मेंबर्स ऑफ द सेनेट प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर्स वहां पे मौजूद हैं सेनेट में जिस दिन वोटिंग चल रही है उसमें से 2/3 मेंबर्स यदि प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो प्रेसिडेंट जो है उनके इम्पीच हो जाएंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे प्रेसिडेंट के ही ऑफिस से संबंधित कुछ और संवैधानिक प्रोविजंस। हमारा संविधान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.